चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। आज थोड़ा लैपटॉप से क्लास ले रहा हूँ, बाहर क्लास नहीं ले रहा हूँ, उसमें आज थोड़ा प्रॉब्लम है। तो हम लोग जो है वो शल्य में क्षुद्र रोगों तक पहुंच चुके हैं, है ना। क्षुद्र रोग मतलब इससे पहले मैंने आपको भग्न के बारे में बताया था। एक पे वो जो ये वाली क्लास है आपकी फ्रैक्चर वाली, वो मैं अलग से लूँगा, है ना। वो अभी चूंकि ये कंटिन्यू कर रहे थे तो फिर हम लोग शल्य वाले जो पोर्शन है मतलब आयुर्वेद वाला, उसमें कंटिन्यू करेंगे अभी। और इसमें आप ये देखिए कि हम लोग जो है वो जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्षुद्र रोग है ना। तो क्षुद्र रोग जब हम पढ़ते हैं तो इसमें इसका जो नाम है ना, क्षुद्र रोगों का नाम जो है वो क्षुद्र रोग क्यों पड़ा, है ना। पहली बात तो ये। तो क्षुद्र रोग, क्षुद्र का अर्थ होता है छोटा। क्षुद्र का क्या अर्थ होता है? छोटा। तो छोटा का अर्थ जो है वो इस सेंस में कि कोई रोग ऐसा है जिसकी संप्राप्ति जो है वो छोटी है, छोटी संप्राप्ति है, मतलब जिसमें कि बहुत ज़्यादा दोषों का इन्वॉल्वमेंट ना हो करके बहुत छोटा किसी जो है वो संप्राप्ति से घटित कोई रोग है। अच्छा, केवल क्षुद्र रोग से कह देने से ये भी लगता है कि जैसे कि ये बहुत कोई वैसे रोग हैं, छोटे छोटे संप्राप्ति वाले रोग हैं एक तो। दूसरा, लेकिन इनके जो सिम्टम्स हैं वो भी जो हैं वो छोटे हैं ऐसा लगता है, लेकिन ये छोटे होने के बावजूद भी परेशान बहुत करते हैं। शल्य में इनका वर्णन होने का रीज़न ये है कि बहुत सारे रोग जो हैं वो इसमें ज़्यादातर शोथ वाले हैं, तो इसलिए जो है वो इनको हम क्षुद्र रोग की संख्या मतलब क्षुद्र रोग में इनको गिनते हैं, ठीक है। तो ऐसे रोग जिनका कि वर्णन बहुत ज़्यादा ना मिलता हो, जिनकी निदान संप्राप्ति बहुत विस्तृत नहीं हो, और जो है वो संख्या में भी कम हो, संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं है, देख लें आप, है ना। बाकी सब रोग तो असंख्य हैं, लेकिन इनकी तो संख्यात्मक इनका ज्ञान है। जैसे सुश्रुत के अकॉर्डिंग मान लीजिए 44 हैं, है ना। वाग्भट के अकॉर्डिंग 36 हैं। तो ये इस कारण से इनको क्षुद्र रोग कहा जाता है। तीन चार रीज़न है मतलब इसमें, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि आप जो है बहुत आसानी से इनकी चिकित्सा जो है वो की जा सकती है ना। या बहुत ज़्यादा जो है वो ये परेशान नहीं करते हैं व्यक्ति को, रोगी को बहुत ज़्यादा ग्रसित नहीं करते हैं, इसलिए इनको क्षुद्र रोग कहा जाता है, ठीक। तो ये बहुत सारे चार पांच कारण हैं जिनके कारण इनको क्षुद्र रोगों के अंतर्गत रखा गया। इन रोगों को क्षुद्र रोग के अंतर्गत रखा गया। लेकिन जब हम इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो इसमें कुछ ऐसे रोग हैं जो कि वाकई में जो है वो बहुत खतरनाक टाइप के डिजीज हैं, लेकिन चूंकि उनकी बहुत ज़्यादा संप्राप्ति नहीं पता है, उनका बहुत ज़्यादा निदान नहीं पता है, तो फिर ऑब्लिगेटरी हो गया सुश्रुत ने उसको जो है वो क्षुद्र रोगों के अंतर्गत रख दिया, ठीक है बच्चों। तो ये जो है वो आपका इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इसके बाद आप देखिए कि इन चीज़ की संख्या के विषय में क्या भेद है। तो सबसे पहले जो कि सुश्रुत में ही इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है, ये टॉपिक ऐसा है जो काय चिकित्सा में भी आ जाता है और शल्य में भी आ जाता है। मतलब इसका थोड़ा एक पार्ट जो है वो पीडियाट्रिक्स में भी आता है कि बच्चों से संबंधित क्षुद्र रोग, है ना। तो वो उसमें भी आप थोड़े एक दो चार आपने पढ़े होंगे, है ना। अभी मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो है वो आप जो मेन जो सुश्रुत में जो वर्णित है मतलब क्षुद्र रोग, हम उनको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। निदान स्थान में जो एक चैप्टर है पूरा उसको पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद देखिए वाग्भट ने जो है वो इसकी संख्या 36 बताई है, तो उन्होंने कुछ 8 जो है वो कम कर दिए हैं। माधवकर ने 43 एक कम किया है सुश्रुत से, और शारंगधर ने इनकी संख्या 60 बताई है, 60। हम्म। तो संख्यात्मक ज्ञान आपको जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही जो है वो आप एमडी या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे, मेडिकल ऑफिसर का या कोई भी एग्जाम देंगे, तो उसमें जो है वो आपसे पूछेगा कि सुश्रुत के अकॉर्डिंग कितने हैं, है ना। वाग्भट के अकॉर्डिंग कितने हैं। तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग 44 हैं, याद रखिएगा 44, है ना। वाग्भट ने 36 बताया, माधवकर ने 43, शारंगधर ने 60, ठीक। अब हम इनको जो है वो एक एक करके देखेंगे कि इन 44 रोगों का क्या डिस्क्रिप्शन है ना। कुछ रोग जो हैं वो इधर उधर डिस्क्राइब्ड हैं, लेकिन मैक्सिमम डिजीजेस जो हैं वो इसी जगह पर आपको देखने को मिल जाएंगी यहीं पर। और इनमें जो है वो हेडिंग जिनके अंतर्गत हमको पढ़ना है, तो वो देखिए क्षुद्र रोग, एक तो रोग हो गया, इनके नाम भी आपको
देखने पड़ेंगे कि निम्न में से क्षुद्र रोग है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। दोष प्रधानता क्या है, इसमें बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। कोई भी जो है वो डिजीज दे देंगे आपको और उसमें पूछ लेंगे कि इसमें दोष कौन कौन से प्रधान है या कौन कौन सा जो है वो दोष इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद लक्षणों पर भी क्वेश्चन होता है। कल भी जो है मैंने एक विदारी का जो है उदाहरण दिया था आपको, है ना। तो इन लक्षणों पे बहुत ध्यान देना है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन लक्षणों पे ही होते हैं। चिकित्सा में एक आध में किसी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी और कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अजगल्लिका, है ना। नाम भी इनके जो है वो थोड़े अजीब से हैं और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो है वो मतलब हम लोग क्षुद्र रोग का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, क्षुद्र रोग के अंतर्गत ही आते हैं ये, है ना। तो अजगल्लिका सबसे पहले, तो इसका जो मतलब जो दोष प्रधानता है वो है कफ और वात। देखो, कफ और वात का मतलब ये है कि इसमें पित्त इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि इसमें जो है वो रेडनेस या जलन या ये वाले सिम्टम्स इसमें नहीं होंगे, है ना। और बाकी जो लक्षण होते हैं जो वात के और कफ के वो सब इसमें देखने को मिलेंगे। तो जैसे स्निग्ध हो गया, स्निग्धता कफ का लक्षण है। सवर्णा, सवर्णा मतलब स्किन के कलर का। ग्रथिता, ग्रथिता मतलब ग्रंथि यानी कि गांठ। निरुजा, पीड़ा नहीं है इसमें। ग्रंथि सन्निभा, ग्रंथि के समान जो है वो एक शोथ होता है जो कि स्निग्ध होता है। सवर्णा होता है, सवर्णा मतलब स्किन कलर्ड होता है, तो पहचानेंगे कैसे आप, है ना। और ग्रथिता, निरुजा। कफ वातोत्थिता यानी कि कफ और वात से उत्पन्न गेया बाला नाम अजगल्लिका। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन क्या है कि ये बाला नाम अजगल्लिका है, यानी कि बालकों में होने वाली पीड़िका है। पीड़िका का अर्थ, जब हम पीड़िका शब्द कहते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, तो कोई भी जो है वो नोड्यूल या कोई भी जो है वो स्किन जहाँ पर कुछ उठी हुई आपको देखने को मिले, है ना। उठी हुई स्किन का मतलब ये है कि जैसे एक तो सरफेस ऑफ स्किन हो गया आपका जो समतल है ना। और समतल जो सरफेस है उसमें कुछ, उसमें कोई जो है वो डिस्क्रिप्शन वाली चीज नहीं है, वो तो स्किन है, नॉर्मल स्किन है, दैट इज नॉर्मल स्किन। बट जैसे ही उसके ऊपर कोई जो है वो आउटग्रोथ आपको दिखने लगे, एक बात। दूसरी बात, कोई उठी हुई चीज दिखने लगे आपको, तो वो क्या हो जाता है आपका, भावना क्या लिख रही है, डायबिटिक कार्बंकल वाला नहीं मिल रहा है। अच्छा, अच्छा मैं पूछ के मैं खुद ही भूल गया। तो डायबिटिक कार्बंकल का आंसर जो है, तो हम लोग पहले मुझे ये बताओ चैट बॉक्स में लिख करके भावना कि कौन सी बुक जो है वो, कौन सी बुक है, पैथोलॉजी की बुक कौन सी है आपके पास, मतलब मॉडर्न की मैं बात कर रहा हूँ, कोई है? बताओ पहले, फिर मैं आंसर करता हूँ इस क्वेश्चन को। हम्म। तो ये जो पीड़िका है, तब तक लिखो तब तक मैं पढ़ाता हूँ, है ना। तो ये जो पीड़िका है ये कैसी है? अजगल्लिका पीड़िका जो है वो वेदना रहित है और बालकों में होने वाली पीड़िका है। ठीक है ना। तो हर्ष मोहन पढ़ते हो, हाँ। हर्ष मोहन में तो मिल जाना चाहिए था। हर्ष मोहन की जो बुक है उसमें जो है वो आपके जो डायबिटीज वाला जो चैप्टर है ना, आरबीएस वाला जो चैप्टर है, मतलब जिसमें जो है हाइपरग्लाइसीमिया का डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर जो है वो दिया हुआ। वैसे मैं बता देता हूँ आपको कि जो जो भी सिम्टम्स डायबिटीज में होते हैं, दो सिम्टम्स आर ऑल रिलेटेड टू इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल इन बॉडी, है ना। तो इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, भाई यही तो पैथोलॉजी है मेन। पैथोलॉजी क्या है कि जो भी आप ब्लड शुगर ले रहे हैं उसको जो है वो हमारा इंसुलिन जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है, उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, न्यूट्रलाइज नहीं करना चाहिए, उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। बेसिकली क्या होता है कि जैसे जब भी आप कोई कोई भी चीज जो कि रिच है इन शुगर वो आप खाते हैं, तो वो आपके ब्लड में जाता है और उसके बाद उसका एसिमिलेशन होता है ना। और एसिमिलेशन के बाद अगर आपने रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा लिया है तो दैट विल गो इनटू, कहाँ चला जाएगा वो आपका शुगर से फिर फैट की तरफ चला जाएगा, है ना। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जिसको कहते हैं, तो वो जो है वो धीरे धीरे, और फिर वो फैट कहाँ जाएगा, फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिट होगा।
कि जो फैट हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता है उसका जो मतलब जो मेन रीज़न है वो यही है कि हमको जो जितना रिक्वायरमेंट है शुगर का, जितना अब शुगर, कोई केवल शुगर ही कार्बोहाइड्रेट ही मत समझो आप, उसके अलावा भी तो आप एनर्जी लेते हो, प्रोटीन में भी एनर्जी होता है, फैट में भी एनर्जी होता है ना। तो ऑल दिस टाइप ये सब बॉडी स्टोर करती रहती है, क्योंकि बॉडी देखो न्यूट्रिएंट्स कभी भी बॉडी से वेस्ट नहीं होते। थोड़ा टॉपिक से अलग चीज हो गई लेकिन कोई बात नहीं। देखो बॉडी में कभी भी न्यूट्रिएंट्स जो है वो वेस्ट नहीं होंगे, है ना। एनी न्यूट्रिएंट विच यू टेक विल बी एसिमिलेटेड एंड प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो जैसे आपने मान लीजिए कि जो है वो किसी ने प्रोटीन खाया, प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ मे बी पल्सेस और मीट, है ना। तो वो जो है वो आपका बॉडी बिल्डिंग में काम आएगा, लेकिन हर समय थोड़ी बॉडी में रिपेयर और वियर एंड टीयर होता है। हर समय तो होता है लेकिन उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट आपका जो है वो 1 ग्राम प्रोटीन का है, जो है वो पर बॉडी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, और आपने जो है वो ज़्यादा ले लिया, तो वो कहाँ जाएगा? तो दैट विल गेट डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ फैट, है ना। एडिपोज टिश्यू जो है वो मसल्स में भी डिपॉजिट होता है, लेकिन एडिपोज टिश्यू इज द मोस्ट कॉमन डिपोजिशन। तो अब वो एडिपोज में टिश्यूज में डिपॉजिट हो गया। तो अब क्या हुआ, अब आप डायबिटीज पे आ जाइए। तो डायबिटीज में क्या हो रहा है कि आपका जो है वो एक तो ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, आपका वो ब्लड में ही घूम रहा है। बात समझ रहे हो आप? दैट इज नॉट एबल टू गेट प्रोसेस्ड एंड गेट डिपॉजिटेड इन बॉडी। तो इसीलिए क्या होता है, देखो डायबिटीज जिसको हो जाता है, मतलब जब होता है तब की बात नहीं कर रहा हूँ, जब एक बार हो जाता है किसी को डायबिटीज, तो जैसे 5-6 साल पुरानी डायबिटीज हो तो देखेंगे आप धीरे धीरे उसका जो है वो पूरा बॉडी का फैट जो है वो कम होता जाता है। पहले तो मोटा होता है, खा खा के मोटा हो गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो लीन एंड थिन होने लगता है। तो वो इस कारण से, क्योंकि इंसुलिन जो है वो धीरे धीरे बॉडी का जो डिपॉजिटेड ग्लूकोज होता है उसको भी यूटिलाइज करता है, क्योंकि जो नॉर्मल शुगर से जो ग्लूकोज बन रहा है वो तो यूटिलाइज हो नहीं रहा है। तो अब वो एक बहुत बहुत बड़ी वेरिड पैथोलॉजी है डायबिटीज की। मतलब अगर लेक्चर ले लेंगे कम से कम 5-6 लेक्चर चाहिए आपको डायबिटीज समझने के लिए। लेकिन जो एक मुद्दा जो मैंने उठाया था, आपसे कहा था कि कार्बंकल क्यों नहीं जो है वो हील अप होता है, तो उसका रीजन ये है क्योंकि सर्कुलेटिंग ग्लूकोज लेवल जो है वो ज्यादा है। तो चूंकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, तो ऐसे में दिस दिस सर्व्स एज ए गुड मीडिया फॉर द माइक्रोब्स टू डेवलप है। और क्या चाहिए माइक्रोब को खाने के लिए? बढ़िया जो है वो जो एनारोबिक और इवन एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो उनको बढ़िया ग्लूकोज मिल रहा है। ग्लूकोज पे सरवाइव करता है वो, कुछ जो है वो आयरन पे सरवाइव करते हैं, कुछ ऑक्सीजन पे सरवाइव करते हैं। तो ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ग्लूकोज पे सरवाइव करते हैं, तो उनके लिए तो पार्टी हो गई, तो वो बने रहेंगे हमेशा। तो उनको ख़त्म करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप एक फेवरेबल एनवायरनमेंट दे रहे हैं डायबिटीज़ वाले आदमी में कि वो ग्रो कर सकें। तो इसीलिए बहुत मुश्किल होता है कि जो है वो उनको खत्म करना विदाउट मतलब विद द यूज ऑफ इवन एंटीबायोटिक्स। जितना आप एंटीबायोटिक देंगे उससे ज्यादा वो ग्रो कर रहे हैं, है ना। एंटीबायोटिक क्या करता है? ग्रोथ ही तो केवल रोकता है, और जितना आप देते जा रहे हैं उससे ज्यादा वो कॉलोनीज बना रहे हैं अपनी। तो इसलिए फिर वो कार्बंकल जो है वो हील अप नहीं हो पाता है, क्योंकि और वहीं पे अगर किसी व्यक्ति का डायबिटीज जो है यानी कि जो ब्लड शुगर लेवल है उसको अगर वो कंट्रोल कर ले, है ना, जो है वो स्पेसिफाइड लिमिट्स में आ जाए, तो साथ में जब आप एंटीबायोटिक्स देंगे कार्बंकल बहुत जल्दी हील हो जाएगा। ठीक है ना। ये रीज़न है कि उस व्यक्ति का कार्बंकल आरबीसी आरबीएस जिसका जो है वो बढ़ा हुआ रहता है उसका कार्बंकल एज कम्पेयर टू अ पर्सन विच हैज़ नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, उसमें जो है वो जल्दी ठीक नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये तो एक चीज़ थी जो है वो आपको पैथोलॉजी में मिल जाएगा, है ना। पैथोलॉजी हर्षमोहन में जरूर मिलेगा, वहीं से पढ़ा है मैंने भी, और भी बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन वहीं से जो है वो पूरा डायबिटीज़ की पैथोलॉजी देखने को मिलती है ना। चलो, तो अब ये आ जाते हैं वापस हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं कि क्षुद्र रोगों में पढ़ रहे थे हम लोग। तो अजगल्लिका की जो पीड़िका की हमने बात करी, तो बाला नाम अजगल्लिका पे अंडरलाइन कर लीजिए आप। ठीक है। तो बाला नाम अजगल्लिका का अर्थ ये है कि बालकों में होने वाली जो ये पीड़िका है, और ये वेदना रहित पीड़िका है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें कोई वेदना नहीं होगी। तो आपने देखा होगा कि कई बार बच्चों की छोटी छोटी जो है वो गांठ सी जो है वो बन जाती है, और उसमें पीड़ा भी नहीं होती है, उसमें कोई कलर रेडनेस भी नहीं होती है, केवल इडिमा आपको दिखता है। तो वैसी कुछ अजगल्लिका नाम की पीड़िका है। और जिन बच्चों को सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा जल्दी होता है उनके लिम्फ नोड्स जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं।
बड़े हुए होते हैं, बोलते हैं कि गले में गांठ हो गई और ऐसा जो है वो ट्यूबरकुलर एक अलग चीज है, लेकिन वैसे भी नॉर्मली भी जो है वो बड़े हुए होते हैं, दोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, दोज आर ऑफ नो सिग्निफिकेंस इन चिल्ड्रन, तो वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो वैसी कुछ पीड़िका है ये। और इसकी चिकित्सा के लिए उन्होंने कहा है कि अगर कोई ऐसी, मान लीजिए अगर आपको दिख रहा है कोई देखने में अच्छी नहीं लग रही, तो अपक्व अगर है तो उसमें से रक्त मोक्षण कर सकते हैं जलौका के माध्यम से। देखो, जब भी कभी भी बच्चों में रक्त मोक्षण की बात आएगी तो वहां पे आपको जलौका देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या देखने को मिलेगी? जलौका। क्योंकि जलौका जो है वो एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आसानी से रक्त मोक्षण किया जा सकता है। इससे थोड़ा सा जो सुकुमार लोग होते हैं, जो बालक होते हैं, डरपोक होते हैं, उनमें जो है वो हम जलौका का प्रयोग करते हैं। तो ये तो अपक्व जगलिका का ट्रीटमेंट है। अगर मान लीजिए किसी कारण से वो पक जाए, पके कैसे, इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उसका ट्रीटमेंट हम व्रण के समान करेंगे। ठीक है, तो ये एक जगलिका का डिस्क्रिप्शन हो गया। वात कफज है, बालकों में होने वाली पीड़िका है, सवर्ण निरुजा है और सवर्णा है, मतलब कि स्किन के कलर की है और इसमें कोई पेन नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो ये छोटी सी बीमारी है चूंकि, अब आप देखिए कि इसमें ना तो निदान का पता है ना इसमें संप्राप्ति का पता है, बस केवल सीधे सीधे जितना मैंने इसमें लिखा है इतना ही, बस किताब में भी इतना ही है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। बल्कि चिकित्सा का तो चैप्टर भी अलग है ना, वो मैंने यहाँ पे इसको कंपाइल किया है। उसका देखिए, यव प्राख्या नाम की एक बीमारी है, यव प्राख्या है ना, ये भी कफवातज है। और इसमें जो पीड़िका है वो यवाकार की है। यवाकार का मतलब है कि दोनों एंड्स जो है वो टेपरिंग है और बीच में जो है वो मोटा है। ये कैसा होता है? ऐसे ही तो होता है, जौ जौ जिसको कहते हो आप। तो थोड़ा सा जो है वो कोने जो है उसके नुकीले होते हैं, बीच में थोड़ा सा मोटा होता है, तो ये कहलाता है यवाकार। सुकठिना, कठिन भी होती है। तो इसकी चिकित्सा में हम करेंगे स्वेदन और उसके बाद व्रण चिकित्सा। दो चीजें इसमें याद करनी है, यवाकार याद करनी है, कफ वातज है, और स्वेदन और व्रण चिकित्सा। ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है हमारी, अंधालजी है ना। अंधालजी, गंधालजी भी बोलते हैं इसको, और अंतरालजी भी बोलते हैं, है ना। ये देखो, अंतरालजी, बोझ और माधव ने इसको अंतरालजी कहा है। अलजी भी, वाग्भट ने इसको अलजी को कह दिया है, बल्कि अलजी इसको नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वो इसको अलजी नाम दे दिया है। ठीक है, अलजी आपको पता है कि प्रमेय पीड़िका का नाम है, एक अलजी जो है प्रमेय पीड़िका का नाम है। उसके बाद देखिए, ये कफ वाता ये भी है। अभी तक जितनी भी हमने तीनों बीमारियां पढ़ी, तीनों कफवातज हैं। ठीक है ना। उसके बाद ये जो है वो घनाम वक्त्राम मुख रहित, घनाम अवक्त्राम है ना, वक्त्राम नहीं, घनाम। घन मतलब होता है ठोस, अवक्त्राम मतलब मुख रहित। अब ये मुख, मुख कहाँ से आता है? पीड़िका में आपने देखा होगा कोई गांठ होती है तो उसमें क्या होता है, कभी कभी पिट बना हुआ, पिट मतलब कि उसमें जो है वो बीच में आपको जैसे गोल है और बीच में उसका कोई मुंह, ऐसा जैसे जैसे मुंह होता है वैसा बना हुआ रहेगा, है ना। तो ये जो है वो मुख रहित है, यानी गोल है बिल्कुल। ठीक है, घना है और ठोस है और मुंह रहित है, मुख रहित है। उसके बाद इसमें भी चिकित्सा वही है, स्वेदन और उसके बाद व्रण चिकित्सा। ठीक है, ये इसके एलजी में अलजी, अंतरालजी, अंधालजी, ये इसके नाम है। उसके बाद देखिए विव्रता। विव्रता, विव्रत का अर्थ क्या होता है? खुला हुआ, है ना, खुला। ठीक है, तो विव्रता जो है वो आपका पित्तज है। कैसी है? पित्तज। अब पित्तज होने से जो है वो इसके लक्षण बदल जाएंगे, क्योंकि पित्तज जहाँ पे भी होगा वहाँ पे पाक और शोथ और ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने विव्रता का क्वेश्चन एक आध बार आ चुका है, तो इसलिए देखो लिखा है विव्रतास्य पक्वोदम्बर सन्निभम, है ना। पके हुए गूलर के समान जो है वो देखने को मिलता है। पका हुआ गूलर का मतलब है कि बिल्कुल शाइनिंग, और ऊपर से जो है वो पिंकिश, रेड रेड और पिंक, थोड़ा डार्क पिंक जैसा होता है वैसा गूलर का कलर होता है। तो सॉफ्ट होता है। तो ये पित्तज विसर्प के समान इसकी चिकित्सा की जाती है। पित्तज विसर्प अभी चूंकि नहीं पढ़ा आपने तो फिर आपको समझ में नहीं आया कि ये क्या चिकित्सा है, लेकिन ये पित्तज विसर्प के समान चिकित्सा की जाती है, ये आपको याद करना है। ठीक है ना। चैप्टर मतलब श्लोक में भी केवल इतना ही लिखा हुआ है। विसर्प और चिकित्सा का मतलब, विसर्प जो है वो ऐसी एक एरिसिपेलिस है ना, फैलने वाली बीमारी है, तो उसमें सारी चिकित्साएं की जाती हैं। तो उसी के समान इसमें चिकित्सा करनी है। ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कच्छपिका। कच्छपिका भी कफ वातज है ना। उस किताब में जैसे सीक्वेंस से लिखा है वैसे ही इसमें यहाँ पे लिखे हुए, नहीं तो कफ वातज एक जगह भी कर सकते हैं आप, है ना। जब याद करोगे तो इनको सबको एक जगह, मतलब जो है वो कफ वातज, जैसे कच्छपिका जो है वो कफ वातज है। इनका इसका करेक्टर
प्रतीक क्या है कि कच्छपिका का मतलब है कि कच्छपोन्नता। कच्छपोन्नता का मतलब जैसे कछुए का पीठ उठी हुई होती है, ऐसी पीड़िका आपको जो है वो उठी हुई दिखेगी। और पंचवा षडवा, ये 5 या 6 जो है वो होती है, सिंगल नहीं होती है ये। पंचवा षडवा दारुणा कच्छपोन्नता। उसके बाद चिकित्सा इसमें वही है, स्वेदन करना है, उसके बाद व्रण चिकित्सा करनी है, ठीक है। उसका देखिए वल्मीक, वल्मीक जो है वो अ, एक तरीके का इन्फेक्शन है, एक्टिनोमाइकोसिस बोलते हैं इसको, देखो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है यहाँ पे एक्टिनोमाइकोसिस। और इसी को पहले जो है वो मतलब जब ये डिस्कवर हुआ था तो साउथ में मदुरई एक जगह है, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा पाया जाता था, तो इसलिए इसको मदुरई फुट बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, मदुरई फिट। तो ये है क्या, ये त्रिदोषज है, देखो कफ पित्त और वात तीनों ही इसमें इन्वॉल्व है, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। वल्मीक जो होती है त्रिदोषज होती है। और कहाँ कहाँ पे हो सकती है ये, तो पाणी पाद तले, एक तो पैर के और हाथ के तलों में हो सकती है। संधो, संधि में हो सकती है। ग्रीवायाम ऊर्ध्व जत्रु में, और ग्रीवा में और ऊर्ध्व जत्रु प्रदेश में जो है वो देखने को ही मिलती है। अब देखो जो है वो पानी पाद, पानी वाला तो पाद वाला तो समझ में आ गया कि मदुरई फुट है ना, एक्टिनोमाइकोसिस है। एक्टिनोमाइकोसिस इज दी बेसिकली फंगल इन्फेक्शन। क्या है ये, माइकोसिस जहाँ पे शब्द आ गया तो ये फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन जो है वो बहुत मुश्किल से ट्रीट होता है, क्योंकि फंगस जो होता है वो ग्रो करता है एक दूसरे में, एक दूसरे की कॉलोनी बनाता रहता है, स्पोर्स बनाता रहता है। जहाँ पे भी कहीं पे स्पोर्स दिख रहे हैं, यानी कि जाला जैसा दिख रहा है, तो दैट इज फंगल इन्फेक्शन। तो ये एक्टिनोमाइकोसिस है, ठीक है। और बहुत आसान नहीं है इसको ठीक करना, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन आपको पता है कि फंगल इन्फेक्शन जो है वो बहुत मुश्किल होता है ठीक करना किसी भी तरीके से जो है वो। अ, आजकल बहुत सारी मेडिसिन, इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, है ना। आजकल और भी जो है वो इसमें बहुत सारी मेडिसिन आ गई हैं, लेकिन ये बहुत मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा कहना चाहिए कि हार्मफुल होती हैं, क्योंकि, है ना, साथ में हेल्दी सेल्स को भी किल करती हैं। लेकिन देना मजबूरी होता है, तो एंटी फंगल लोकल और साथ में मतलब एंटी फंगल ओरल, दोनों तरीके से दिया जाता है। इसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, एक्टिनोमाइकोसिस में आपको ओरल देना पड़ेगा, मतलब वो एंटी फंगल देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इसमें इसीलिए सुश्रुत ने इसको देखो असाध्य की श्रेणी में रखा है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से ठीक होता था। और शस्त्र छार और अग्निकर्म करने को लिखा हुआ है, क्योंकि और कुछ था नहीं, तो उसको कम से कम जला देते हैं। जैसे आजकल वो अम, देखा होगा आपने कि जो है एक लोशन आता है, उसका नाम जो है वो जालिम लोशन जिसको कहते हैं। तो जालिम लोशन स्किन के ऊपर कोई फंगल इन्फेक्शन होता है, तो फंगल इन्फेक्शन में वो काम आता है, लेकिन वो बेसिकली फंगस को तो खत्म करता ही, साथ में स्किन को भी जो है वो जला देता है, इसीलिए उसका नाम जालिम लोशन है। क्योंकि वो पूरी तरीके से, एक तरीके से वो एसिड क्षार होता है उसमें, कास्टिक होता है बेसिकली वो, और वो स्किन को जला देता है। तो जला, उसके साथ में फंगल भी इन्फेक्शन भी खत्म हो जाता है। तो वो एक तरीका है। तो वैसा ही कुछ आयुर्वेद में भी जो है वो शस्त्रचार अग्निकर्म करने को लिखा है, वल्मीक। वैसे वल्मीक का अर्थ क्या होता है, वल्मीक का अर्थ होता है आपका दीमक, है ना। दीमक जैसे फैलती है ना, तो वैसे ये फैलता है, तो इसलिए इसको जो है वो वल्मीक लिखा है। अब मदुरई फुट जो है वो देखने को थोड़ा कम मिलता है, पहले ज़्यादा मिलता था, इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता था, लेकिन अब थोड़ा सा कम मिलता है देखने, ठीक है। जैसे कार्बंकल्स होते हैं, जैसे डायबिटिक फुट होता है, तो वैसे ही होता है ये भी बहुत मुश्किल होता है ठीक करना, ठीक। उसके बाद देखिए कि इंद्रवृद्धा, इंद्रवृद्धा एक जो है वो पीड़िका है, यानी कि शोथ है, और ये वात पित्तज है, ठीक है। वात पित्तज है, देखो इसमें से कफ गायब हो गया, तो कफ के गायब हो जाने से स्राव चला गया आपका, स्निग्धता चली गई, है ना, खुजली चली गई। तो इसके लिए लिखा है उन्होंने कि पद्य पुष्कर वन मध्य, बीच में, मध्य का मतलब उस पीड़िका के बीच में पद्य पुष्कर, पद्य पुष्कर का मतलब है कि जो कमल होता है उसके, कमल के कलर की जो है वो बीच में पीड़िका आपको देखने, पीड़िका के बीच में कमल के कलर देखने को मिलेगा, ये मतलब है उसका, ठीक है, इंद्रवृद्धा। तो पित्तज है, अभी एक आपने पढ़ा पित्तज में क्या पढ़ा, जो पक्वदुम्बर, है ना। ये कंपैरिजंस है, आयुर्वेद में कंपैरिजंस बहुत सारे हैं। आयुर्वेद में जो है वो एक जरूरत है, एक एटलस, एटलस समझते हो, एटलस का मतलब है कि इलस्ट्रेटिव बुक, है ना, जब जैसे आपने पढ़ी होगी
एनाटॉमी का एटलस, है ना, या फिजियोलॉजी का एटलस जो है वो, एनाटॉमी का एटलस ज़्यादा पढ़ा होगा आपने, देखा होगा मतलब, तो या स्किन का एटलस जो है वो, तो वैसे ही आयुर्वेद के एटलस की जरूरत है। सीसीआरएस ने इस पे वर्क किया है। तो वो क्या कर रहे हैं कि जैसे जहां जहां पर इस तरीके के शब्द लिखे हुए हैं, जैसे आपको लगे पक्क उदुम्बर संकाशम, तो अब पक्व उदुम्बर, अब बहुत सारे बच्चों ने उदुम्बर ही नहीं देखा, या वो उदुम्बर के किस कलर को, मतलब किस टाइप के कलर को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जो है वो काम चल रहा है, मतलब बहुत सारा काम कर भी दिया उन्होंने। तो ये पद्य पुष्कर वन मध्य पीड़िका आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। उसके बाद देखिए पनसिका, पनसिका जो है वो, पनस वैसे कटहल को बोलते हैं, कटहल जानते होंगे आप, एक सब्जी होती, बड़ी फल होता है। तो कटहल मतलब कटहल से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसको पनसिका बोला है उन्होंने। कफ वातज है ये, कफ वातज है ना, कानों पर या उसके चारों ओर शालूकवत पीड़िका, शालूक है ना, जैसे आउटग्रोथ होती है, शालूक जो है वो एक एक साग होता है, उसके जो है कंपेयर किया है उन्होंने, सब्जी होती है, अभी नहीं देखने को मिलती है। तो उसी से जो है वो कंद होता है बेसिकली ये। तो उसके प्रकार जो है वो, आपको उससे मतलब नहीं है, आपको अब देखो कंपैरिजन आ गया ना, तो कई जगह किसी कलर से कंपैरिजन किया, किसी की शेप से कलर, अब यहाँ पे शेप का कंपैरिजन है, शालूक के शेप का, गोल सा जो है वो, कानों के चारों तरफ गोल सी पीड़िका जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। और स्वेदन, और उसके बाद व्रण चिकित्सा, ये इसकी सामान्य चिकित्सा है। उसके बाद पाषाण गर्दभ, पाषाण गर्दभ जो है वो पैरोटिड ग्लैंड की बात हो रही है यहाँ पर, कफवाता यही है। हनुसंधो शोफ अल्प रुजम स्थिरम, है ना, अनुसंधि पे होता है। अनुसंधि का मतलब है कि मैंडिबो मैक्सिलरी जो ज्वाइंट है ना, मैंडिबल और मैक्सिलरी, एक अपर जो है, एक लोअर जो है, इन दोनों, ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं, तो वहां पर जो है वो क्या, पैरोटिड ग्लैंड ही तो होता है वहां पर। तो एडिनोमा ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड इसको कह सकते हैं। तो वहां पर सूजन जो है वो देखने को मिलेगी, स्थिरम है ये। कभी भी आप कोई भी जो इन्फ्लेमेशन है या इडिमा है उसको एग्जामिन करेंगे, तो यू शुड ऑलवेज लुक फॉर, है ना, यू शुड ऑलवेज लुक फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेमेशन इन दैट, है ना। एक तो आपको शोथ देखा आपने, तो उसमें आपको उसका कलर देखना है, उसमें जो है टेम्परेचर देखना है, वो तो है ही है, और साथ में आपको ये भी देखना है कि वो मूव कर रही है या नहीं मूव कर रही है ना, मूवेबल और इमूवेबल। तो इससे वो ये क्लियर होता है कि वेदर इट इज एडहेरेंट टू द एडजेसेंट ऑर्गन्स और नॉट, वो नीचे के ऑर्गन्स से जुड़ी हुई है कि नहीं है। जब वो मूव कर रही होगी इसका मतलब ये ऊपर ही ऊपर है, लेकिन अगर वो फिक्स होगी तो फिर अंदर उसने डीप अपना रास्ता बना लिया है। तो ये स्थिरम है, पाषाण गर्दभ जो है वो स्थिरम है, तो इसका मतलब ये जो है वो अंदर तक जो है वो है। इसीलिए पैरोटिड ग्लैंड का उदाहरण इसमें दिया हुआ है, एडिनोमा ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। एडिनोमा मतलब अ, अ, अभी ट्यूमर्स नहीं पढ़े हैं आप लोगों ने, तो एडिनोमा का मतलब ये है कि जैसे आपके अगर किसी ट्यूमर में, ट्यूमर मतलब एक किसी ग्रोथ में, आउटग्रोथ में, जैसे लिपिड होता है, अगर क्या होता है लिपिड, तो लिपिड होने से वो क्या हो गया, लिपोमा हो गया, है ना। अगर उसमें फाइब्रस टिश्यू है ना, तो क्या कहलाएगा, फाइब्रोमा हो गया, है ना। अगर उसमें कनेक्टिव टिश्यू है तो क्या कहलाएगा, सार्कोमा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये एडिनोमा है, मतलब कि आउटग्रोथ है, ट्यूमर है, और उसमें मतलब एडिपोज टिश्यू नहीं है, ये कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है, ठीक है। तो एडिनोमा ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड ये कहलाएगा। उसके बाद स्वेदन करके उसके बाद व्रण चिकित्सा करेंगे इसमें। उसका देखिए ये जाल गर्दभ है ना, ला में आका डंडा नहीं लगेगा, जा में आका डंडा लगेगा, जाल गर्दभ। ये पित्तज है, प्योर पित्तज व्याधि है ये, विसर्पवत सरपति, है ना, विसर्प के समान पूरे शरीर में फैलने वाली है। और इसमें लक्षण क्या है, दाह ज्वर तनु, दाह ज्वर और तनु। दाह होगा, पित्त वाले सब लक्षण है इसमें, दाह होगा, ज्वर होगा, पतला होगा, और अपाक। अपाक जो है वो मतलब ये सब लक्षण तो मिलेंगे, लेकिन पाक नहीं हो, पाक होगा तो उसमें स्राव होने लगेगा, तो अपाकी है ये जाल गर्दभ, ठीक है। तो पाषाण गर्दभ, जाल गर्दभ दोनों को याद रखिएगा, अलग अलग है ये। जाल गर्दभ पित्तज है, पाषाण गर्दभ कफवातज है। कफ इसमें कोई
ना तो इसमें जलन है, ना इसमें मतलब ज्वर ज्वर है, कुछ नहीं है पाषाण गर्दभ में, केवल स्वेलिंग है। जबकि जाल गर्दभ में क्या है? जाल गर्दभ में आपकी विसर्प के समान जलन वाली जो है वो इसमें पीड़ा देखने को मिल रही है। दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद देखिए कक्षा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इन द सेंस की जहां पर भी हम लोग किसी डिजीज को किसी मॉडर्न वाली डिजीज से कंपेयर कर पा रहे हैं तो हम उसको इम्पोर्टेंट समझेंगे। जैसे एडिनोमा ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड कह दिया आपको, या मदुरई फुट कह दिया, है ना। तो ऐसे ही जो है वो कक्षा है ये। कक्षा का अर्थ यहाँ पर जो है वो, कक्षा का अर्थ होता है एक्जिला, है ना। एक्जिला ही तो होता है। तो कक्षा जो है वो एक्जिलरी पोर्शन में होने वाली है, चूंकि ये ज्यादातर ये जो है वो डिजीज पाई जाती है, स्किन डिजीज पाई जाती है, तो इसीलिए उसको हमने कह दिया कक्षा। ठीक है। ये भी प्योर पित्तज व्याधि है, दिस इज ऑल्सो पित्तज। एंड इसमें क्या क्या बोला गया है देखो, कि बाहु, पार्श्व, अंश तथा कक्षा, चार जगहों पर जो है वो ये होने वाली है। कि एक तो हाथ में, उसके बाद पार्श्व मतलब कि जो है लेटरल पोर्शन ऑफ योर रिब्स, अंश यानी कि स्कैपुला, और कक्षा। तो एक चीज पे आप ध्यान दीजिए कि सारी जो चीजें हैं ये सब पेरिफेरी वाली है एक साइड। जैसे आप मीडियल प्लेन खींचिए बॉडी में, जो है वो आपका मीडियल लाइन एक खींचिए, तो आप बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो बीच में जो लाइन आपकी जा रही है जिफिस्टर्नम से और नेवल से, जो है वो, है ना, नाभि से होती हुई नीचे की तरफ जा रही है, तो ये आपकी बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर दिया आपने। तो लेफ्ट पोर्शन में या राइट पोर्शन में, तो इस मिड लाइन को ये हर्पीज जोस्टर क्रॉस नहीं करता है। मतलब कहने का ये है कि जब भी हर्पीज होता है तो ऊपर से लेके नीचे तक आपको एक ही साइड में, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, वो मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी डिजीज जो है वो आपको देखने को मिल रही है जिसमें कि फफोले टाइप के दिख रहे हैं, और वो स्किन मतलब बहुत तेज उसमें जलन हो रही है, बहुत तेज, पित्तज है ये। ठीक है। तो आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों से मैच खाती है ये। बहुत तेज क्योंकि जलन इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो है वो नर्व एंडिंग, जो सुपरफिशियल नर्व एंडिंग, जैसे घ्रष्ट पढ़ाया था आपको कि सुपरफिशियल नर्व एंडिंग्स के कारण उसमें जलन हो रही थी, वैसा ही कुछ यहाँ पर जो है वो हर्पीज जोस्टर एक वायरस है, तो उसके इन्फेक्शन के कारण ये जो है वो आपको जलन देखने को मिलेगी। ठीक है। और फफोले टाइप में जो है, अब आप इसको गूगल भी कर लीजिएगा, हर्पीज आपको समझ में आ जाएगा। तो ज्यादातर ये फेस पे, है ना, और थोड़ा नीचे उतरेंगे आप तो एक्जिला पे, ठीक है ना, या जो है वो निपल्स के अराउंड, और नीचे थोड़ा सा ट्रंक पे, और नीचे जो है वो ग्राइन रीजन पे। तो ये, लेकिन इसकी खास बात क्या है, इसी तरीके से बैक पे, ठीक है ना। लेकिन अगर वो हर्पीज होगा तो इट विल नेवर क्रॉस द मिड लाइन, है ना। रेयर केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक डायग्नोसिस हम तभी बनाते हैं जब जो है ये एक तरफ मिड लाइन के रहता है, मिड लाइन के लेफ्ट में रहे राइट में रहे, कोई बात नहीं। तो और क्या लक्षण है देखो, बाहु, पार्श्व, अंश और कक्षा समझ में आ गया होगा आपको, कि एक बाह में, एक पार्श्व में, एक स्कैपुला में और कक्षा में। ठीक है ना। मतलब ये कॉमन प्लेसेस हैं, किसी भी एक जगह हो सकता है, मल्टीपल जगह भी हो सकता है। और क्या होगा, तो कृष्ण स्फोटाम संवेदनाम पीड़िका, देखिए स्फोट पढ़ेंगे, फफोले पढ़ेंगे, है ना। और कैसे होंगे, काले काले स्फोट, है ना। संवेदनाम होंगे, संवेदनाम जो है वो यानी कि इसमें पीड़ा पीड़ा भी होगी, और पीड़िका जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है। इसको जो है वो मॉडर्न में हम लोग हर्पीज जोस्टर कहते हैं। हर्पीज जोस्टर का जो करेक्टरिस्टिक होता है वो ये कहता है, मतलब ये जो वायरस होता है ये इस तरीके से इन्फेक्ट करता है कि आपकी जो सुपरफिशियल नर्व एंडिंग्स होती है उनको एक्सपोज करता है, उन्हीं को इन्फेक्ट करता है। तो उसी के कारण जैसे ऐसा लगेगा कि वो जो है वो कई बार बहुत आपने देखा होगा कि एक विशेष प्रकार का एक जो है वो मकड़ी होती है, तो वो जैसे चल जाती है तो फपोले से पड़ जाते हैं, देखे होंगे आपने। तो बिल्कुल समझ लो कि सेम वही प्रेजेंटेशन इसमें होता है ना। हर पीस किसी को हुआ हुआ तो पता होगा, बहुत तेज जलन होती है इसमें, और जो है वो फीवर वगैरह भी आ जाता है। ठीक है।
लेकिन मिड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, बार बार कह रहा हूँ, ये याद रखना। पित्तज विसर्प के समान ही इसकी चिकित्सा है। अब ये पित्तज विसर्प के समान चिकित्सा में आप देखिए कि ये किस में लागू हो रही है। तो ये चूंकि ये तीनों व्याधियां जो हैं, जालगर्दभ, कक्षा और विस्फोट, ये तीन व्याधियां, तीनों में ही पित्त इन्वॉल्व है, तो इसमें पित्तज विसर्प के समान इसमें चिकित्सा की जाती है। ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरी बीमारी है विस्फोट, है ना। मिलती जुलती बीमारियां एक साथ हैं इसमें, रक्त पित्त के कारण हो रहा है। और इसमें भी हर्पीस के समान ही जो है वो देखने को मिलते हैं। अग्निदग्ध सन्निभा, जैसे आग से जलाए हुए फफोले होते हैं, स्फोट आपको देखने को मिलेंगे। सज्वरा, ये ज्वर से युक्त है। तो एक क्वेश्चन मैंने गाइड में ये भी देखा था कि विस्फोट में ज्वर होता है या नहीं होता है। तो बच्चों, जो जहां पे भी आपको ज्वर देखने को मिले, जैसे आपने जाल गर्दभ पढ़ा तो इसमें भी ज्वर था, है ना कि नहीं, तो वहां पे आप उसको थोड़ा सा अंडरलाइन करा करिए कि जिसमें भी ज्वर, ज्वर का मतलब मतलब हम मॉडर्न से ये समझेंगे कि उसमें इन्फेक्शन भी है। ठीक है। अब कक्षा में नहीं था फिर भी मैंने आपको ज्वर बताया, हर्पीज में जो है वो मिलता ही है, फीवर हल्का फुल्का हो ही जाता है, बच्चों में तो स्पेशली हो जाता है। ठीक है। और किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ठीक है। पेन बहुत तेज होता है हर्पीज में, हर्पीस के समान ही है ये, अग्निदग्ध सन्निभा स्फोटा। ठीक। उसके बाद देखिए अग्निरोहिणी। अग्निरोहिणी तो वैसे तो ये भी एक तरीके से जो है वो हर्पीस का ही से ही मिलता जुलता है, लेकिन अब चूंकि अपनी आयुर्वेद में अलग से लिखा हुआ है, और उसका नाम भी देखिए कैसा है, अग्निरोहिणी। अग्नि का मतलब तो अग्नि हो गया, रोहिणी मतलब फैलने वाला, रोहण करने वाला, चढ़ने वाला, है ना। और ये जो है वो सन्निपातज है। तो कक्षा और इसमें एक बहुत ऑब्वियस डिफरेंस है। ये कक्षा तो पित्तज था, है ना, विस्फोट रक्त पित्तज था, और ये सन्निपातज है ना। इंपॉर्टेंट है कि नहीं। सन्निपातज, सन्निपातज वाली सारी व्याधियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है बच्चों। तो कक्षा भागेशु स्फोटा ये जानते, मांस धारणा, कक्षा भाग में ऐसे स्फोट जो कि आपके मांस का धारण करने वाले हों, मांस को फाड़ने वाले हों। यह एक प्रकार का असाध्य रोग है। इसमें 7 दिन, 10 दिन या एक पक्ष का मतलब 15 दिन में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अब ऐसा कोई डिजीज मॉडर्न में तो नहीं देखने को मिलता है। अब पहले तो शुरू में आपको ये बता दिया कि ये क्षुद्र रोग है। क्षुद्र रोगों का मतलब है कि बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, लेकिन मैंने वही आपसे कहा कि इनकी क्षुद्र इन द सेंस इनकी संप्राप्ति और लक्षण निदान के ऊपर है। इनकी ना तो संप्राप्ति बहुत विस्तृत मिलती है, ना इनका निदान बहुत विस्तृत मिलते हैं, ना इनकी चिकित्सा बहुत विस्तृत मिलती है। लेकिन ये परेशान उतना ही कर सकते हैं जितना कि एक सामान्य रोग कोई कर सकता है। ठीक है ना। कोई भी जो है वो बीमारी इसमें सिर्फ आप पकड़ के देख लीजिए तो वो परेशान तो करने वाली है ही। उसके बाद देखिए कुछ बीमारियां नेल्स में से संबंधित है ना। तो उनका उल्लेख जो है वो क्षुद्र रोगों में किया गया है। 3-4 बीमारियां हैं इसमें। शुरुआत हम लोग कर रहे हैं चिप से। चिप, है ना। तो चिप जो है वो एक प्रकार का ट्रोमेटिक नेल डिजीज है, छत रोग है। छत, छत का मतलब होता है ट्रॉमा। नेल नाखून में किसी को चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा कि वो नाखून जो है वो क्या हो जाता है, पूरा जो है वो काला पड़ जाता है कई बार, है ना। किसी दरवाजे में किसी का नाखून आ गया, या फिर जो है उसके नीचे का जो मांस होता है वो पूरा नेल बेड में जो है वो पूरा वो अलग हो जाता है। इसको उपनख भी बोलते हैं, है ना। तो वो वाली बीमारी है ये चिप। पित्त वातज है ये, पित्त और वात है इसमें, कफ नहीं है इसमें। नख मांस में होने वाली बीमारी है ये। चिप कहाँ पे होती है, नख मांस में होती है। नख मांस में ही पाक होता है इसमें। चक्र तैल से रोपण किया जाता है इसमें। ठीक है। चक्र तैल का मतलब है कि जो मतलब जो पुराने जमाने में जो बैल होता था उसको लगा करके और वो घुमा घुमा के जो तेल निकालते थे वो चक्र तेल कहलाता था, है ना। लकड़ी के जो है वो होते थे पेरने वाले, है ना। हम लोग के गांव में तो अभी भी कई जगह देखने को मिल जाते हैं वो। और उसके बीच में जो है वो सरसों डाल करके और उसके बाद उसका जो है वो तेल निकाला जाता था। तो वो चक्र तेल कहलाता था, है ना। और भी इसके बहुत सारे टाइप्स हैं चक्र तेल के, तो वो वाला तेल इसमें यूज करना। आप कहीं मिलता उलता है नहीं है वर्ण रोपण के लिए। उसके बाद देखिए कुनक, एक बीमारी है कुनक, है ना। या इसी को जो है वो मेरा ख्याल है चिप हो गया, और कुलीन, हाँ कुलीन बोलते हैं इसको, है ना।
तो ये इसके बारे में ये लिखा कि ये जो है वो आपकी अभिघातज होती है, जैसे अभी चोट वाला मैंने बताया। नख जो है वो रूक्षो असिता खरा, ये अभिघातज है। ऊपर वाला तो छत रोग तो ठीक है, हो सकता है अभिघातज हो सकता है कि दोषज हो, लेकिन ये पूरी तरीके से अभिघातज है, इसीलिए इसमें दोष नहीं लिखा। देखो और कैसा हो जाएगा, नख रूक्षो, रूक्ष हो जाएगा, और असितः हो जाएगा, असितः, असितः, असिता का मतलब है ब्लैक, सित का मतलब होता है वाइट, और असित का मतलब होता है ब्लैक। खरा, खर भी हो जाएगा, ठीक है, रूक्ष खरा। उसके बाद देखिए अनुशयी, दो बीमारियां ये आपके उसकी हो गई, नील्स की हो गई। अब उसके बाद देखिए कि अनुशयी। अच्छा ये जो ये था आपका, एक मिनट, चिप था, इसमें एक उपनख भी एक शब्द आया था, देखो बताऊं मैं आपको। तो आपने देखा होगा कि नेल्स में होने वाले जो इन्फेक्शंस हैं, तो उसमें जो है वो एक ऐसा भी देखा होगा कि कई लोगों के कैसे नेल्स होते हैं कि बिल्कुल नेल्स खत्म हो जाते हैं बिल्कुल, है ना। तो एक तो ये कंडीशन होती है वो आपकी सोरेटिक नेल्स में होती है, सोरेसिस ऑफ द नेल्स, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो ऊपर की जो आपका डेड टिश्यू है, यानी कि जो नेल है, वो पूरा का पूरा सोरेसिस, सोरेटिक हो जाता है, तो जिसके कारण वो पूरा नेल आपका डिसफिगर्ड हो जाता है, मतलब वो नेल्स आपके पता ही नहीं लगते हैं। दूसरा इसमें एक बहुत कॉमन डिजीज है, दैट इज द एक्टिनोमाइकोसिस ही समझ लो आप उसको, एक्टिनोमाइकोसिस ऑफ द नेल्स, यानी कि फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल्स, ठीक है। तो वो ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब वो ज्यादातर पैरों के नाखून में होता है, क्योंकि पैरों के नाखून को साफ नहीं करते हैं, तो उसमें फंगल इन्फेक्शन जो है वो हो जाता है, और उसके बाद वो नेल्स आपके पूरे जो है वो काले काले से, और वो खत्म ही हो जाते हैं एक तरीके से। तो दैट लीड्स टू एक्टोमाइकोसिस ऑफ द नेल, ठीक है। तो उसमें आपको एंटी फंगल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तभी वो ठीक होते हैं, ठीक। और कुलीन आपको बता ही दिया। उसके बाद अनुशयी है, ये कफज है। अनुशयी ये जो है एक प्रकार का कफा शोथ है, गंभीर धातुओं में अल्प शोथ, त्वचा त्वक के समान वर्ण, शरीर के ऊर्ध्व प्रदेश में होने वाली ये पीड़िका है। कफज विद्युति के समान इसकी चिकित्सा करेंगे। ये वाली जो बीमारियां होती हैं जैसे अनुशयी हैं, ये सब थोड़ा याद करना थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि इनमें कोई स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक लक्षण आपको देखने को नहीं मिलता है। तो गंभीर धातुओं में अल्पशोथ, है ना, त्वचा के समान वर्ण, शरीर के ऊर्ध्व प्रदेश में। उसके बाद देखिए विदारिका, विदारिका, विदारिका इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि शब्द इसमें कंपैरिजन आ गया। फिर से देखिए किससे कंपैरिजन है, सन्निपातज है एक तो, सन्निपातज तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विदारी कंदवत वृत्ताम, अब विदारी कंद देखा होगा आपने, विदारी कंद जो है वो सफेद सा जो है वो होता है ना विदारी कंद। और जैसे मूली होती है ना, तो मूली तो खैर पतली होती है, लेकिन ये थोड़ा थिक होता है, मोटा होता है, सफेद सा होता है ना। विदारी कंद चूर्ण भी देखा होगा आपने। तो वैसा जो है वो शेप आपको इस, मतलब इस पीड़िका का देखने को मिलेगा। और वृत्ताम तो है ही, वृत्ताम माने गोल है हल्का सा। कहाँ पे मिलेगा, कक्षा में और वंक्षण की संधि में मिलेगा। देखो ग्रॉइन रीजन में और एक्सिलरी रीजन में आपको देखने को मिलेगा ये विदारिका, ठीक है। तो ग्रॉइन रीजन में, एक्सिलरी रीजन में अगर कोई ऐसा शोथ जो कि विदारी कंद के समान है, तो वो कहलाएगा विदारिका। इसमें क्वेश्चन क्या आता है, पहला क्वेश्चन दोष, तो इसमें आंसर होगा सन्निपातज। दूसरा क्वेश्चन किसके समान होता है विदारिका, तो विदारी कंदवत होता है, शेप इसका वृत्ताम होता है, स्पेस कहाँ पे होता है, कक्षा और वंक्षण की संधि पे होता है, ठीक। उसके बाद देखिए शर्करा अर्बुद, शर्करा अर्बुद, तो इसमें कफ वात, पहली बार इसमें मेद आया है। मुझे लग रहा है कि और किसी भी डिजीज में मेद नहीं आएगा, तो ये याद करना अलग से, शर्करा अर्बुद। मधु सर्पी वसा के समान स्राव, अब देखो यहाँ पर क्या कंपैरिजन हो गया, यहाँ पर जो उसका, क्योंकि कफज है ये, तो इसमें स्राव जो है वो इन्वॉल्व होगा। और स्राव कैसा है इसमें, कैसा स्राव है इसमें, मधु के समान, सर्पी के समान, वसा के समान। अब ये सब कैसे गाढ़े वो हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हैं। सर्पी देखो घी जो होता है गाढ़ा सा होता है, मधु भी गाढ़ा सा, वसा भी गाढ़ा सा, तो गाढ़े स्राव इसमें देखने को मिलेंगे।
इसमें चिकित्सा हम मेदोज अर्बुद के समान करते हैं। मेदोज अर्बुद, अर्बुद पढ़ेंगे आप तो उसमें मेदोज अर्बुद की जो चिकित्सा है वो इसमें शर्करा अर्बुद के समान, शर्करा अर्बुद के लिए वो वाली चिकित्सा की जानी चाहिए। ठीक है, याद करना है आपको मेदोज अर्बुद के समान चिकित्सा। ठीक है कुछ नहीं उसमें। ठीक है, मेदोज अर्बुद की कोई खास चिकित्सा नहीं बताई सुश्रुत में। बताई होती तो फिर जो है वो बहुत सारे ट्यूमर्स और कार्सिनोमा जो है वो ठीक होते आते। कुछ कुछ तो बताई है, इम्पोर्टेंट भी है, अच्छी भी है चिकित्सा अपने अर्बुद की। लेकिन अर्बुद में जैसा आज आप लोग जो है वो कैंसरस देख रहे हैं, तो कैंसरस वाले का कोई बहुत खास ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बाद देखिए 3 बीमारियां ऐसी हैं, पामा, विचर्चिका और रक्सा, है ना। इनका जो वर्णन है वो कुष्ठ में किया है सुश्रुत ने, तो इसलिए इस चैप्टर में उन्होंने लिख दिया कि इनका हम वर्णन कहाँ पे कराए हैं, कुष्ठ में वर्णन कराए हैं। तो कुष्ठ में आपने पामा तो पढ़ा ही होगा, है ना। सुश्रुत का पामा नहीं पढ़ा होगा, चरक का पढ़ा होगा पामा, है ना। तो चरक में जो पामा है वो है आपका कंडुला, पीड़िका, वृषम। देखो मुझे, मैंने जो है क्या किया है बच्चों, कि जो क्षुद्र रोग होते हैं, क्षुद्र कुष्ठ हैं और जो महाकुष्ठ हैं, है ना। जो आपके 7 जो है वो महाकुष्ठ हैं, कपालोदुम्बर, मंडल, ऋषिजी, पुंडरीक, सिद्ध, काकड़क, और जो है वो 11 आपके क्षुद्र कुष्ठ हैं, है ना। 11 क्षुद्र कुष्ठ हैं। तो अब क्या है कि इनके सबके डेफिनेटिव लक्षण, मतलब इनको कैसे आप याद कैसे रखोगे, है ना। कपालोदुम्बर, मंडल, ऋषि, पुंडरीक, सिद्ध, काकड़क तो ठीक है। फिर उसके बाद पूरी जो है वो एक कुष्ठ, चर्मा के, किटिवादिकाल, सगद्रु, चर्मदल, है ना। वो भी नाम आपको तो फिर भी याद हो जाएंगे। लेकिन इनके जो है वो जब तक आप स्पेसिफिक लक्षण एक एक याद नहीं करोगे, जैसे मैंने आपको भी बताया, पामा, कंडुला, पीड़िका, वृषम, है ना, बहुस्रावा, विचर्चिका। अभी मैं एक एक जो है वो आप 11 कुष्ठ के जो बहुत स्पेसिफिक लक्षण है, एक एक शब्द जो है वो आपको याद करना है। अब तो काय चिकित्सा आप पेपर देने जाओगे, आप थर्ड पेपर में ही तो आता है काय कुष्ठ, पहले आता था थर्ड में, पता नहीं कहाँ पे आता है। वात व्याधि और कुष्ठ एक साथ आते थे। तो उसमें आपको 11 क्षुद्र कुष्ठ और 7 महाकुष्ठ, उनके लक्षणों के जो बहुत स्पेसिफिक जो पॉइंट हैं, है ना, वो आपको अलाबू वत जो है वो उसके लिए लिखा है आपका, जिसको सेहुआ कहते हैं, है ना। वो तो ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो पामा में कंडुला पीड़िका वृषम होता है, मॉडर्न के हिसाब से स्केबीज होता है ना। विचर्चिका जो है वो एक्जिमा होता है, और रक्सा जो है वो एक प्रकार का थोड़ा सा इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, तो ये कुष्ठ में वर्णन किया गया है इनका, यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे इनको। उसका देखो पाददारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और जिसको हम लोग बहुत कॉमन लैंग्वेज में क्रैक्ड हील्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैक्ड हील्स। अभी सर्दियों में बहुत जो है वो देखा होगा, तो हील्स जो है वो फट जाती हैं, पैर जो है वो फट जाते हैं बहुत ज़्यादा, स्किन जो है वो फट, डेड स्किन होती है ना, तो वो निकालते नहीं हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके कारण जो है वो पूरा वो उसको खराब कर देती पैर को, तो ये कहलाता है पाददारी। ठीक है, तो अब आप जब तक ये थोड़ा बहुत होता है तब तक तो कुछ मॉइस्चराइजर वगैरह लगा के काम हो जाता है। लेकिन जब ये इतनी ज़्यादा फट जाते हैं कि इसमें जो है वो किसी प्रकार का कोई मॉइस्चराइजर, मतलब इसमें सुपर इन्फेक्शन हो जाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो कहलाती पाददारी। ठीक है, और ये वातज होती है। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें जो फटना है जो स्किन का, वो वात के कारण है। सर्दियों में इसीलिए तो फटता है, ज्यादा फटता है सर्दियों में, मतलब गर्मियों में भी फट जाते हैं लोगों के पैर, लेकिन सर्दियों में ज्यादा फटते हैं। कि रीजन उसका क्या है कि शीत है, तो शीत से वात बढ़ता है। और इस समय सब आपको पता है, मॉइस्चराइजर आप हाथों में नहीं लगाओ या चेहरे पे नहीं लगाओ आप, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत ड्राइनेस है ना। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर पाददारी में देखने को मिलता है। तो सुश्रुत ने इसको लिखा है, परिक्रमणशीलस्य पादयोः कुरुते दारी सरोजाम। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा चलता फिरता है ना, अब उस जमाने में कोई वो तो थे नहीं,
सॉक्स या ये ऐसा कुछ कंसेप्ट तो था नहीं। पादत्र धारण तो था, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि पादत्र धारण नहीं था, मतलब खड़ाऊ तो पहनते होंगे, चप्पल वगैरह जूते वगैरह जो भी उस जमाने में चलता होगा, लेकिन फिर भी जितना प्रोटेक्शन आज आपके पास है उतना प्रोटेक्शन नहीं था। जैसे सॉक्स वगैरह के मुझे लग रहा है कि नहीं हुआ रहते होंगे। तो परिक्रमणशील से, तो जो व्यक्ति नंगे पैर बहुत ज्यादा चलता है, यानी उसके पैर जो है वो ज्यादा फट जाते हैं, हील्स जो है वो बहुत ज्यादा क्रैक हो जाती हैं। और इसके कारण क्या होता है, पादयो कुरुते दारी, दारी मतलब फटना, सरोजाम, तो उसमें पेन भी बहुत होता है। अच्छा, जिनके ये प्रॉब्लम होती है उनको आपने कभी किसी पेशेंट को देखा हो तो उसमें से ब्लीडिंग भी हो जाती है, उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो है वो पेन भी होता है, स्पेशली इन दिस सीजन। ठीक है ना। तो उसमें जो है वो काइरोप्रेक्स, CHIROPREX, ठीक है ना। ये एक जो है वो हिमालय ने एक कॉम्बिनेशन बनाया है, काइरोप्रेक्स बोलते हैं उसको, है ना। तो उससे वो क्रीम है, मतलब तो उसको ऑइंटमेंट को लगाने से थोड़ा सा जो है वो, इसके अलावा क्रैक करके एक क्रीम आती है, आपने देखी होगी, क्रैक एसआर और ये सब जो है वो, तो दोज आर आल्सो द ऑइंटमेंट्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू हील द क्रैक्ड स्किन, है ना। एक हिमालय ने एक फुट क्रीम भी बनाई है, हिमालय फुट क्रीम करके आती है। तो वो फुट क्रीम जो है वो यूज़ की जा सकती है, जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो एक्जिमेटस, मतलब जो बहुत ज़्यादा जिसमें फट गया हो, जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द और खुजली हो रही हो, ठीक है ना। तो वो कहलाती है आपकी पातदारी। लेकिन इसमें साथ में आपको वात शामक औषधि का भी प्रयोग करना चाहिए। देखो बच्चों, कभी भी कोई ट्रीटमेंट, आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है वो ये कहता है कि आप किसी भी डिजीज को ठीक कर रहे हो, उसमें आपको किसका ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा वात का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि वात ही तो सब जगह जो है वो फैलाने वाली है ना। पित्तम पंगु कफम पंगु, हर 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 एक दोष को इधर से उधर ले जाने वाली बात है। और आपका जो नर्वस कंट्रोल है वो पूरा वात के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आप वात को कंट्रोल कर पा रहे हैं, यानी वात का अच्छा जो है वो ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं, तो फिर आप बहुत सारी डिजीजेस में कामयाब हो जाएंगे। तो हमारे जो है वो जो पुराने वैद्य जी थे, तो वो ये कहा करते थे कि अगर आपको कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज आप ठीक कर रहे हैं, साथ में एक वात शामक जो है वो थोड़ा सा आपको यूज करना चाहिए। तो वैसे ही मैं आपको यहाँ पे कहूँगा, जैसे आप क्रीम दे दें, ऑइंटमेंट दे दें, लेकिन साथ में उसको घृत पान भी करा दें, है ना, तिक्त घृत पान आप करा दें, तो घृत जो है वो अच्छा वात शामक है कि नहीं। तो वो आपका बढ़िया काम करेगा। या साथ में जो है वो महावात विध्वंसक, या जो है जो भी मतलब महावात विध्वंसक, चूंकि स्वर्ण योग है तो उसको थोड़ा जो है वो केवल एलिट पर्सन ही ले सकता है। तो सामान्य रूप से जो है वो, और इसका एक बहुत अच्छा इलाज आपको बताते हैं जो कि मतलब बहुत कॉमन भी है और इजी इजी भी है। मतलब सर्जरस मलहम जो है वो मार्केट में आता है, सर्जरस मलहम। तो सर्जरस मलहम में क्या होता है कि अपने आयुर्वेद में दिया हुआ है इसका डिस्क्रिप्शन। तो उसमें सर्जरस पड़ता है, सर्ज जो है वो छाल, और सर्जन पढ़ा होगा आपने। तो उसका स्वरस उसके छाल का क्वाथ होता है, मतलब उसका एक गोंद निकलता है, छाल का स्वाद वो तो नहीं करते हैं, गोंद होता है, वो यूज करते हैं, प्लस आपका मोम यूज करते हैं, ठीक है, मधुच्छिष्ट यूज करते हैं। और उसमें गंधक मिला देते हैं थोड़ा सा, जो है वो जो इन्फेक्शन वाला पार्ट है, गंधक तो एंटी इन्फेक्शियस होता है, सल्फर ही तो होता है गंधक, तो वो मिला देते हैं उसमें, तो पीला पीला हो जाता है। तो गंधक मिलाने से ही पीला होता है, शुद्ध गंधक। उसके बाद उसको आप लगवाइए तो बहुत आराम से जो है वो बहुत जल्दी हील होता है ना। हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा उनको आराम मिलता है। लेकिन वही है कि जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, क्योंकि डेड स्किन होती है। तो डेड स्किन कोई चीज जो है उसके ऊपर कोई भी दवाई बहुत मुश्किल से काम करती है, तो डेड स्किन को निकालना है पहले, और उसके बाद फिर ये दवाई लगा, ठीक है। और फिर कुछ भी नहीं करना है तो फिर मॉडर्न के तो फिर इतने 50 ऑइंटमेंट्स जो हैं वो आते हैं,
चाहे वो लोबेट जीएम हो, चाहे क्लोट्रिमाजोल, कुछ भी आप लगा लीजिए, है ना, क्वाडिडर्म हो, कुछ भी लगवा दीजिए, तो वो स्टेरॉइड होते हैं, तो वो तो ठीक कर ही देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाददारी। परिक्रमणशील से पादयो कुरते दारी सरोजाम। सरोजाम जरूर जो है वो सुश्रुत ने बताया है, और सही बताया है। ये पेन होता है, इसमें पेनफुल होता है। उसके बाद देखिए कदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज है ये कदर, है ना। ये इंपॉर्टेंट है डिजीज, क्योंकि ये बहुत कॉमन डिजीज है, बहुत सारे लोग इससे ग्रसित होते हैं, और बहुत ही छोटी सी डिजीज है। आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट कराने बहुत सारे लोग आते हैं, और इसी को भोजन मांस कील कहा है। ठीक है ना, कील का मतलब है गांठ, है ना। किसकी गांठ? मांस की गांठ। ठीक है, तो मांस की कैसे गांठ बनेगी? तो इसको आप हम लोग मॉडर्न में क्या पढ़ते हैं? इसको कॉर्न पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? कॉर्न। कॉर्न बोलते हैं ना। तो आपने देखा होगा कि जो कैलोसिटी जिसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? कैलोसिटी। तो जैसे जो कोई आदमी रस्सी पकड़ने वाला काम, या कोई गार्डनर है जैसे, तो वो हार्ड चीज़ों को पकड़ के काम करता है। या हम लोग भी बचपन में कोई ऐसे बहुत वैसा काम करते थे, तो क्या होता था कि हमारे जो हाथ के जो पाम के जो नीचे वाला जो स्पेस है, वहाँ पर छोटे छोटे से जो है वो हार्ड एरिया क्रिएट हो जाता था, है ना। हार्ड जो है वो डेड टिश्यू क्रिएट हो जाता है, दैट इज नोन एज कॉर्न। यही पैर में होता है, जिसको कि जो है वो कदर बोलते हैं हम लोग आयुर्वेद में। तो वो कैलोसिटी को जो है वो पेनफुल होती है ये। ठीक है, कैलोसिटी कैसी होती है? पेनफुल होती है ये। तो इसको हमको या तो इसको जला करके, है ना, अग्निकर्म इस पे करना पड़ता है, इसलिए आयुर्वेद में आता है पेशेंट की अग्निकर्म हो जाता है उसका। और नहीं तो फिर मार्केट में कॉर्न कैप मिलता है, कुछ भी नहीं करना आपको। तो कॉर्न कैप करके मिलता है, उसको आप उस जगह पे लगा दीजिए, तो वो क्या करता है कि टिश्यूज को डिसॉल्व कर देता है वो। तो अगर छोटा मोटा होता है कॉर्न तो निकल आता है। जैसे पैर रखेंगे आप जमीन पे, वो कॉर्न जो है वो जमीन से टच होगा और आपको पेन होगा। ठीक है, तो लोग बाग समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो डेड टिश्यू होता है, पूरा जड़ से निकालना पड़ता है। सन्निपातज है, ये लगा लीजिए, सन्निपातज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और सकील कठिनो कोल मात्रा। कील, कील का मतलब जो है वो इसी से है, कौन से है, कठिन होता है। और इसका जो करेक्टरिस्टिक आपको याद करना है वो है कोल मात्रा। कोल, कोल क्या होता है? बेर को कहते हैं। तो जैसे बेर की गुठली होती छोटी, तो वैसा आपको जो है वो ये कदर आपको दिखाई पड़ेगा। और इसीलिए आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट देखो क्या लिखा हुआ है, अग्नि तप्त तैल से दाह कर्म करना चाहिए। यानी कि जो ऑयल होता है, दाह कर्म बहुत सारी चीजों से कर सकते हैं, तेल से भी कर सकते हैं ना। तो गरम तेल से जो है वो दाह कर्म इसमें किया जा सकता है, ये मतलब है कहने का। उसके बाद देखिए अलस। तो कॉर्न आपको अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा सा मॉडर्न से भी इसको देखना बच्चों। अलस, अलस जो है वो कफज व्याधि है। पैर की उंगली के बीच में क्लेद कंडू और कफ दाह। चिलबेन, ये भी एक बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही कॉमन डिजीज है। और इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे इस समय ये जो सीजन है ये बिल्कुल परफेक्ट है चिलबेन के लिए। और पैरों जैसे वो आपने देखा होगा कि बहुत देर तक पानी में रहने से हमारे पैर जो हैं वो, उनमें खुजली होने लगती है और कुछ सूजन आ जाती है, होती है कि नहीं। जैसे कि कई बार जो है वो देखा होगा आपने कि जो आर्मी मैन होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा देर तक पानी में रहते हैं। तो पानी में रहने से वो एक स्पेसिफिक उनके जैसे कि स्वेलिंग आ जाती है पूरी जो है वो, है ना। तो पैर की उंगलियों के बीच में क्लेद कंडू और दांत। ठीक, तो जो लोग ज़्यादा पानी में काम करते हैं, जैसे जो है वो मेड्स वगैरह जो होती हैं, जो उन्होंने दो चार 10 जगह उनको बर्तन मांजने होते हैं, तो वो पानी में ही हमेशा उनके पैर रहते हैं। तो उसके कारण उनको जो है वो पैरों की उंगलियों के बीच में खुजली होगी, उसमें जलन होगी। और जो है वो ये कहलाता है चिलबेन। क्या कहलाता है? चिलबेन बोलते हैं इसको। दिस इज ड्यू टू वैसो डायलेशन ऑफ द टर्मिनल नर्व, टर्मिनल ब्लड वेसल्स। और बिल्कुल ऐसा समझ लो आपकी रेनॉल्ड्स फिनोमिना टाइप का है ये। रेनॉल्ड्स फिनोमिना हाथ में होता है,
ये पैर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो पैर की उंगलियों के बीच में क्लेद होना, कंडू होना, दांव होना, तो ये कहलाता है आपका चिल्बेन, है ना। चिल्बेन पढ़ना, आप चिल्बेन डालोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा, गूगल पे डालोगे आप तो पिक्चर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसलिए आपको बोलता हूँ कि जिससे कि आपके दिमाग में ये क्लिनिकली ये बैठ जाए, है ना। वरना ऐसे तो रटते रहोगे कि अलस पैर की उंगली के बीच में क्लेद कंडूदा, कब तक रटोगे आप। तो रटने वाला काम नहीं करना है। रट जहाँ पे रटना है वहां तो आपको रटना है ना। लेकिन जहाँ पर आप समझ सकते हो, जो डिजीज आपको देखने को मिल रही है, जो रोज ही देखने को मिलती है, तो फिर अब इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो जात्यादि तैल जो है वो अपने आयुर्वेद में, है ना, जात्यादि तैल जो होता है, जो व्रण रोपण होता है, तो वो एक अच्छा इसमें वो है। इसके अलावा जो है वो मॉइस्चराइजिंग लोशन, है ना, चाहे वो मायोजेन हो चाहे सिटाफिल हो, आजकल बहुत सिटाफिल बहुत बिक रहा है ना। पहले लोग बाग जानते नहीं थे, आजकल सिटाफिल जो है वो बहुत है, उससे वो हो रहा है। तो जो इचिंग और आपका जो कोई सिक्रीशंस हैं, क्लेद भी होता है चूंकि इसमें, तो कई बार इसमें स्वेलिंग होकर के सिक्रीशंस भी होते हैं, है ना, कफज स्राव भी होता है, तो वो भी इससे ठीक हो जाता है, ठीक है। अब फिर उसके बाद अगर सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो गए हैं तब तो फिर स्टेरॉइड लगेगा, है ना। उसके ऊपर मोमेटासोन लगेगा, चाहे जो है वो क्लोबेस्टॉल लगेगा, है ना, बेंजाइलकोनियम लगेगा। तो ये सब जो है स्टेरॉइडल क्रीम्स आपकी लग सकती हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपका हो गया चिलबेन। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट डिजीज है वो है आपकी खालित्य, इंद्रलुप्त और रुज्जा। तीन जो है इसके नाम हैं, खालित्य, इंद्रलुप्त और रुज्जा। ये वात पित्तज है। क्या है ये? वात पित्तज, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिए, वात पित्तज है ना। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वात पित्तज वाली बीमारियां थोड़ी कम सी हैं, और क्योंकि स्किन डिजीजेज हैं ज्यादातर, आपने देखा सब सुपरफिशियल डिजीजेस हैं ये। तो खालित्य का मतलब होता है बालों का झड़ना, है ना, ये मतलब बालों का झड़ना। और इंद्रलुप्त का मतलब होता है गंजापन। अंतर समझ में आया आपको? है कि नहीं, दोनों में अंतर है कि नहीं। तो अगर किसी एक स्पेसिफिक एरिया में ही केवल बाल झड़ गए तो वो खालित्य कहलाएगा, और इंद्रलुप्त जो है वो क्या कहलाएगा, बिल्कुल जो है वो पूरा का पूरा वही साफ हो गया। और आयुर्वेद के हिसाब से देखो, वाग्भट ने क्या कहा कि बालों का सहसा गिरना, मतलब सहसा गिरना मतलब अचानक, एब्रप्ट, तो ये इंद्रलुप्त कहलाएगा, है ना। ये और बालों का धीरे धीरे करना, यानी बालों का झड़ना समझ लो आप, धीरे धीरे करने का मतलब क्या है, बालों का झड़ना, तो ये खालित्य कहलाएगा। मॉडर्न के हिसाब से एलोपीशिया है। एलोपीशिया जो है वो दो प्रकार की होती है ना। एलोपीशिया जो है वो आपकी फोकल एलोपेशिया और एलोपेशिया टोटैलिस। तो फोकल एलोपेशिया जो है वो एक जगह पर कहीं पे, फोकल मतलब फोकस, मतलब किसी एक जगह पे आपके बाल झड़ रहे हैं, तो एक जगह पे झड़े, छोटा सा पैच बना, तो दैट इज एलोपेशिया, फोकल एलोपेशिया। और अगर पूरे के पूरे बाल झड़ गए जैसे कि अमरीश पुरी, तो एलोपेशिया टोटैलिस, है ना, एलोपेशिया जनरलिस या एलोपेशिया टोटैलिस बोलते हैं उसको। तो वो तो गंजापन होता है, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो एलोपेशिया टोटैलिस जो है इंद्रलुप्त है, और एलोपेशिया फोकल एलोपेशिया जो है वो आपका खालित्य है ना। तो आपको पेशेंट देखने को मिलते होंगे कई बार जो है इसके, और इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो किसी एक जगह पे एरिया पे होगा उसको फंगल इन्फेक्शन, तो वहां से जो है वो फोकल एलोपेशिया आपको देखने को मिलेगा, वहां से बाल झड़ गए। जब फंगल इन्फेक्शन होता है, स्किन जो है वो वहाँ की बहुत ऐसी हो जाती है कि फंगस जो है वो पूरा सारे बाल वहाँ के झाड़। अच्छा, दूसरा क्या होता है जो हम लोगों को होता है, मेल्स को होता है, तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहलाता है वो, मतलब ये तीसरी वैरायटी है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जो एज के साथ में होता है ना। अंतर समझ रहे हो आप, जो एज के साथ में होता है, एज के साथ में होता है का मतलब है कि एंड्रोजेंस के इफेक्ट के कारण होता है। तो इसका एक बहुत ही जो है वो पैटर्न होता है, जैसे हम लोग हैं तो सामने जो फ्रंटल पार्ट होता है इसके ऊपर जो है वो आपको गंजापन देखने को शुरू से ही देखने को मिल जाएगा, सामने से ही आदमी आएगा कहेगा भैया आपके बाल झड़ रहे हैं, है ना। तो या फिर जो है वो आपका ऑक्सीपुट के ऊपर जो है वो होगा। तो क्रेनियल कैपेसिटी धीरे धीरे जो है वो थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाती है, तो बाल बाल जो है वो जड़ा। अब जो है वो जो दिस इज बेसिकली इवोल्यूशन, ठीक है ना। क्या है ये इवोल्यूशन है
कि अब हो सकता है कि 50 साल, 60 साल, 100 साल के बाद जो है वो जो बाल जो है वो आपको देखने को ही नहीं मिले। स्कल के ऊपर इतना जो है वो क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ जाए आदमी की कि बाल जो है वो सारे के सारे झड़ जाएं। ठीक है, तो ये है। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एंड्रोजेंस फीमेल्स में सिक्रीट नहीं होते हैं, तो इसलिए एंड्रोजेनिक एलोपेशिया फीमेल्स में नहीं होता है। ठीक है ना, एंड्रोजन सिक्रीट नहीं होते का मतलब, मेरा मतलब है कि एंड्रोजेंस कम होते हैं, है ना, एंड्रोजेंस तो सिक्रीट सब में ही होते हैं। तो ये जो है वो आपको एलोपेशिया, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया आपको देखने को नहीं मिलता फीमेल्स में। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, किसी को बाल झड़ रहे हैं उसका ट्रीटमेंट अलग है, उसका तो नो दी कॉज और ट्रीट दी कॉज है। जैसे किसी को फंगल इन्फेक्शन है, किसी को ट्रॉमा हुआ है, किसी को कट लगा है वहां से बाल नहीं आ रहे, तो वो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। लेकिन किसी के बाल झड़ रहे हैं, जनरली जो है वो झड़ रहे हैं, तो फिर आपको उसका न्यूट्रिशन देखना है, उसमें आपको कैल्शियम शामिल करना है। कोई भी जो है वो आयुर्वेद की जो कैल्शियम सप्लीमेंट है, चाहे मुक्ता शुक्ति हो, शंख भस्म हो, या जो है वो आपका आजकल पेटेंट प्रिपरेशंस बहुत सारे आते हैं, अस्थि पोषक आता है, दूध पापेश्वर का, गुड, वेरी गुड प्रिपरेशन फॉर जो है वो, या फिर न्यूट्रिशन में देना है तो एमेरॉन कैप्सूल आता है, टैबलेट आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हेयर ऑयल्स तो आपने देखे ही हैं कि मतलब हजार भी जो है वो कम बोलूँगा मैं, लाखों की संख्या में हेयर ऑयल जो है वो मार्केट में उपलब्ध है। लेकिन आपको उसमें ये देखना है आपको कि कॉज क्या है, मतलब बाल झड़ने का कॉज क्या है। किसी को फंगल इन्फेक्शन के कारण बाल झड़ रहे हैं, फंगल जो डैंड्रफ होता है दैट इज ऑल्सो ए फंगल इन्फेक्शन। अभी दारुणक पढ़ेंगे, इसी के नेक्स्ट वाला जो है वो दारुणक है, तो वो भी एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है। तो उसमें जब तक आप फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं करेंगे बाल झड़ना बंद नहीं होंगे। ठीक है ना। और किसी को न्यूट्रिशन के कारण जो है वो बाल झड़ रहे हैं, तो उसमें तो फिर आप जो है वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट